वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का क्लास 11th की केमिस्ट्री की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सभी लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे थे उस टॉपिक का नाम था रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। ये हमारा चैप्टर 1 था और इस चैप्टर 1 के अंतर्गत अभी हम पिछले 8 वीडियो से जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है मोल अवधारणा एवं विलयनों की सांद्रता। मैं आपको फिर बता चुका हूँ, ये टॉपिक 11th से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट 12th क्लास के लिए है, इसलिए जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं वो क्रम से देखें। मोल अवधारणा के मैंने 3 वीडियो अपलोड किए हैं और उसके बाद ठीक 5 वीडियो मैं विलयन की सांद्रता के अपलोड कर चुका हूँ। आज मैं विलयन की सांद्रता का 6वां वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, समझिए और उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी चीज़ें होती हैं उसकी थ्योरी कंप्लीट कर पाऊँ। इसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग करिएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ एक न्यूमेरिकल मुझे भी कराने चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आपको इन सांद्रताओं के न्यूमेरिकल्स जितने भी अच्छे हो सकते हैं उसके कम से कम 10-15 न्यूमेरिकल आपको वीडियो में बता दूंगा, अगर आप लोग चाहते हो, इंटरेस्ट हो तो। और अदरवाइज़ मैं आज ये कोशिश करूँगा कि आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। जस्ट पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे भार आयतन संबंध में नॉर्मलता की। देखो, नॉर्मलता क्या होती है ये हम आपको बता चुके थे। नॉर्मलता को हम बोलते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम उसकी नॉर्मलता कहते हैं। n से प्रदर्शित करते हैं, मात्रा ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो टॉपिक है कि अगर हम विलयन की सांद्रता बदल दें, मतलब विलयन पहले गाढ़ा था, सांद्र था, अब हमने विलयन को तनु कर दिया, उसमें जल मिला दिया, तो क्या विलयन की नॉर्मलता बदल जाएगी? बदल जाएगी तो कितनी हो जाएगी या नहीं बदलेगी? इन सब पर हमें आज बात करनी है। तो देखो, हमारे पास ये एक कोई विलयन है। इस विलयन में जो विलेय है, विलेय के ग्राम तुल्यांक वो हमने मान लिया x है। ये हमारे पास कोई विलयन है। इस विलयन में विलेय के ग्राम तुल्यांक कितने हैं? x हैं। और V1 ये आयतन है किसका? तो आप बोलोगे पूरे विलयन का आयतन कितना है? V1 है। अब हमने क्या काम किया, इस विलयन में जल मिला दिया। जल मिलाने के बाद हमने देखा कि हमारा ये नया विलयन बन गया। अब आप बताओ, नए विलयन में क्या होगा? ग्राम तुल्यांक तो बदलेंगे नहीं क्योंकि हमने जल मिलाया है ना, तो विलेय की मात्रा तो ज्यों की त्यों है, विलेय का जो तुल्यांकी भार है वो भी नहीं बदला है। तो मतलब यहाँ पर जो नया विलयन हमको मिला है उसमें विलेय के ग्राम तुल्यांक ये अब भी कितने हैं? x है। हाँ, मगर जो आयतन था, विलयन का जो आयतन था वो बदल गया। अब कितना हो गया? V2 हो गया। तो आप बताओ, केस 1 का मतलब है पहली स्थिति में नॉर्मलता N1 कितना आएगा? तो आप बोलोगे विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। समीकरण नंबर 1 हो गया। या हम इसको लिखें तो x बराबर क्या लिख सकते हैं? N1 V1। समीकरण नंबर हो गया 2। ये पहली स्थिति में है। जब हमने इसमें पानी मिला दिया, जल मिला दिया, तो ये हमारा केस 2 हो गया। इस केस 2 में नॉर्मलता हमारी बदल गई। हमने मान लिया नॉर्मलता बदल के कितनी हो गई? N2 हो गई। तो N2 बराबर कितना हो जाएगा? तो x बटे V2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x बराबर N2 इंटू V2। समीकरण नंबर हमारा 4 हो गया। अब समीकरण 2 और समीकरण 4 को देखो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 तथा 4 से हमारा समीकरण नया बन के क्या निकलेगा? N1 V1 बराबर N2 V2। ये हमारा है, इसको बोलते हैं
तनुता समीकरण, ऐसा समीकरण आपने मोलरता को लेकर के पढ़ा था ना, ये है नॉर्मलता को लेकर के तनुता समीकरण। इस पर हम सवाल करेंगे। तो हमने देखा कि यदि हम विलयन की सांद्रता बदल देते हैं तो विलयन की नॉर्मलता बदल जाती है, और किस तरीके से बदलती है तो आप फॉर्मूला सीधा याद रखें, N1V1 बराबर N2V2। N1 मतलब पहले की नॉर्मलता, V1 मतलब विलयन का पहले का आयतन, N2 मतलब बाद की नॉर्मलता, V2 मतलब विलयन का बाद का आयतन। तो इस फॉर्मूले पर हम सवाल करेंगे तो आपको ये चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ बताने की और है, उसको आप थोड़ा सा देखिए। देखो यहाँ पर आप एक चीज़ और सीख लो। देखो एक तो आपने सीखा है ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक इसको हम बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट। ये क्या होता है तो आप बोलोगे ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांक की भार, मतलब विलेय की ग्राम में मात्रा और तुल्यांक की भार से अगर हम डिवाइड कर दें तो जो कुछ भी हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम किस नाम से जानेंगे, ग्राम तुल्यांक। यहाँ पर एक चीज़ और सीख लीजिए, एक नया शब्द है जिसको हम बोलते हैं मिली तुल्यांक, जिसको बोलते हैं मिली इक्विवेलेंट। मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। मिली इक्विवेलेंट क्या होता है तो याद रखिएगा, तुल्यांक की बात हो रही है। तो अगर हम नॉर्मलता में आयतन, और अगर आयतन किस में लेना है, मिलीलीटर में, अगर हम नॉर्मलता में आयतन से मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्ट हमारा आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, मिली तुल्यांक। देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, ये चीज़ें बार बार समझने के लिए नहीं मिलेंगी। ग्राम तुल्यांक का मतलब है ग्राम में मात्रा और तुल्यांक की भार से डिवाइड करेंगे तो निकलेगा ग्राम तुल्यांक। और नॉर्मलता में अगर आयतन से मल्टीप्लाई करेंगे, मिलीलीटर में आयतन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या निकलेगा, मिली तुल्यांक, ठीक है। जैसे हमने थोड़ी देर के लिए बोला कि 20 मिलीलीटर N/10 HCl, आप ध्यान से समझना, हमारे पास 20 मिलीलीटर विलयन है। किसका विलयन है, HCl का, और HCl की सांद्रता कितनी है, N/10। तो हम कहेंगे HCl के मिली तुल्यांक कितने हैं, तो आप बोलोगे आयतन तो है 20 और नॉर्मलता है 1/10। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो इसका मतलब 20 मिलीलीटर N/10 HCl के मिली तुल्यांक कितने हैं, तो आप बोलोगे 2। कहोगे सर ये क्या चीज़ है, हमें समझ में नहीं आ रही है। कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, हम सवाल करने वाले हैं तो आपको ये चीज़ें जल्दी जल्दी समझ में आएंगी। मैंने आपको केवल इतना सिखाया कि मिली तुल्यांक कैसे निकलते हैं, क्लियर हो गया ना आपको। अब यहीं पर एक तीसरी चीज़ और सीख लेते हैं। देखो नॉर्मलता का सूत्र आपने क्या सीखा था, पदार्थ का ग्राम में भार बटे तुल्यांक की भार, आयतन वो भी मिलीलीटर में, और बटे में 1000 रहेगा तो ऊपर चला जाएगा। ये आपने सीखा हुआ था नॉर्मलता का सूत्र। अब इस नॉर्मलता के सूत्र में हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इस v को ला रहे हैं इधर पे, तो क्या हो जाने वाला है, n × v, 1000 को ला रहे हैं नीचे, बराबर क्या हो गया, W/E। W/E को हम क्या बोलते हैं, ग्राम तुल्यांक। NV को क्या बोलते हैं, मिली तुल्यांक। तो मतलब मिली तुल्यांक में अगर 1000 से भाग दे दिया जाए तो हमको क्या मिल जाएगा, ग्राम तुल्यांक मिल जाएगा। ये संबंध होता है मिली तुल्यांक का ग्राम तुल्यांक के बीच में। मतलब कभी कभी हमें मिली तुल्यांक से ग्राम तुल्यांक बनाना पड़ता है, तो कभी ग्राम तुल्यांक से मिली तुल्यांक बनाना पड़ता है। ये उसको कन्वर्ट करने के लिए सूत्र है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया नोट नंबर 1 में, ये दूसरा पॉइंट हो गया नोट नंबर 1 में, ये पॉइंट नंबर तीसरा हो गया नोट नंबर 3 में। क्लियर हो गया। देखो समझना ध्यान से, बतौर 11th क्लास में अगर हम देखें तो हमें इन सब की ज़रूरत बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है। थोड़े थोड़े से क्वेश्चन अभी मैं इसके बाद ले रहा हूँ तो आपको जल्दी जल्दी करने आ जाएंगे, मगर इसकी ज़रूरत आपको मैंने फिर बताया कि ये चैप्टर 11th से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 12th क्लास में। तो हमें 12th क्लास के वे में इस चैप्टर को पढ़ना है। कारण क्या है कि मैं सोचूं कि 11th में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा के 11th ख़त्म कर दूं और फिर 12th में दोबारा से पढ़ाऊं, तो उतना टाइम नहीं है कि मैं 12th क्लास में दोबारा से इस टॉपिक को रिपीट करूं। इसलिए
मैं यहीं पर आपको ये 3 नंबर नोट लिखा दिया हूँ, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 एंड नोट नंबर 3। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब हम इन पर सवाल करते हैं तो आपको ये खुद ब खुद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं सवालों को कैसे करेंगे। देखो ये है नॉर्मलता पर हमारा एक न्यूमेरिकल, इसको ध्यान से करिए। सोडियम कार्बोनेट का डेसी नॉर्मल 250 मिलीलीटर विलयन बनाना है। सॉल्यूशन है देखो इसका, सोडियम कार्बोनेट, सूत्र क्या होता है, Na2CO3 विलयन की नॉर्मलता कितनी है, डेसी नॉर्मल मतलब 1/10 है। Na2CO3 विलयन का आयतन V1 और कितना है 250 मिलीलीटर। कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट की आवश्यकता होगी, तो Na2CO3 की मात्रा W बराबर हमें निकालना है, और Na2CO3 का तुल्यांकी भार ये निकालना सिखाया जा चुका है आपको, मैं सीधा लिख रहा हूँ 53 है। कैसे है ये तुल्यांकी भार निकालने वाले फॉर्मूले को देख लीजिएगा तो आपको तुल्यांकी भार निकालना आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है, W/E इंटू V इन मिलीलीटर इंटू 1000 से हम रखेंगे इसमें मान, तो नॉर्मलता बराबर कितना हो जाएगा, W निकालना है तो इसको हम सॉल्व कर लें, अथवा W बराबर क्या हो जाएगा NeV अपॉन 1000, इसमें मान रखो, W निकालना है, N का मान है 1/10, E का मान है 53, V का मान है 250 मिलीलीटर, बटे में कितना है 1000, यही हो गया ना। N का मान देख लो 1/10 है, तुल्यांकी भार है 53, V का मान है 250 मिलीलीटर बटे 1000, सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, 25 से ये 40 बार कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5.3/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 3.125, थोड़ा चेक कर लेना ऐसे सॉल्व करके, 3.125 ग्राम सोडियम कार्बोनेट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। मतलब हम सोडियम कार्बोनेट कितना ले लेंगे 1.325, और फिर उसमें जल मिलाकर घोलकर उसका आयतन कितना बना देंगे 250 मिलीलीटर। तो जो विलयन बन के तैयार होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डेसी नॉर्मल विलयन बन गया, किसका, Na2CO3 का। अब आगे सवाल में बोला जा रहा है कि यदि इस विलयन का आयतन जल मिलाकर 1 लीटर कर दिया जाए। अब देखो यहाँ पर पहले की नॉर्मलता कितनी थी 1/10, पहले का आयतन कितना था 250 मिलीलीटर, नई नॉर्मलता आपको बतानी है, लिखा है ना, एक जल मिलाकर 1 लीटर कर दिया जाए तो विलयन की नॉर्मलता कितनी होगी, तो नॉर्मलता नई वाली बतानी है। आयतन कितना कर दिया जल मिलाकर 1 लीटर, मतलब 1000 मिलीलीटर। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, N1V1 बराबर N2V2, मान रखेंगे, N1 का मान है 1/10, V1 का मान है 250, N2 निकालना है, V2 का मान है 1000, ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, तो N2 बराबर हो जाएगा 1/40। तो जो नया विलयन होगा उसकी नॉर्मलता कितनी हो जाएगी 1/40। तो इस तरीके से हम लोगों को ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। फिर बता रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, केवल आप सभी लोग रिदम मत तोड़ें, रेगुलरिटी मत तोड़ें, खुद से करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है आप नहीं हो रहे हैं तो आप बताएं, कमेंट सेक्शन में लिखें। और स्पेशली इंटर वाले बच्चे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, 11th वाले बच्चे तो इग्नोर भी कर देंगे, कम भी पढ़ लेंगे तो चल जाएगा क्योंकि उनकी क्लास 11th है। आप लोग इग्नोर करोगे तो ना तो आपको कोई दोबारा पढ़ाएगा और ना आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल से रिलेटेड हैं, कौन सा विलयन कब बनाना है, कैसे बनाना है, ये सब चीज़ें आप छोटी छोटी चीज़ें नहीं जानोगे तो आप लोगों को बहुत दिक्कत आने वाली है। तो उम्मीद है इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं इस पर, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो ये नॉर्मलता पर एक नया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए।
0.1 नॉर्मल 200 ml HCl के विलयन में 0.2 नॉर्मल 500 मिलीलीटर HNO3 का विलयन मिलाया गया। मतलब दो विलयनों को मिलाया है। कौन कौन से हैं, यहाँ ध्यान से समझिएगा। ये हमारे पास विलयन 1 है, ये हमारे पास विलयन 2 है। ये विलयन किसका है, तो आप बोलोगे 0.1 नॉर्मल 200 मिलीलीटर किसका विलयन है, HCl का। और ये विलयन किसका है, पढ़ो, 0.2 नॉर्मल 500 मिलीलीटर HNO3 का। इन दोनों को मिला दिया गया, ठीक है, दोनों को मिला दिया। तो जो हमारा नया विलयन बना, वो नया विलयन का नॉर्मलता हमें पता नहीं है कितना हो गया। नॉर्मलता इसकी ये थी, इसकी ये थी, इसकी नॉर्मलता नहीं पता है। हाँ, मगर 200 ml और 500 ml को अगर हम मिलाएंगे तो हमारा जो नया आयतन है वो कितना हो जाएगा। ये मान लो, थोड़ा देर के लिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। N1 का मान कितना था, 0.1। V1 का मान कितना था, 200 ml। N2 का मान कितना था, 0.2। V2 का मान कितना था, 500 ml। नया विलयन बना, उसमें N3 का मान नहीं पता है, मगर V3 का मान तो पता है। कितना हो गया, 200 और 500, इनको जोड़ेंगे तो V3 कितना हो जाएगा, 700। क्लियर है। अब देखो, HCl क्या है, अम्ल है। HNO3 क्या है, अम्ल है। मतलब दोनों की प्रकृति कैसी है, समान है। तो आपको जैसे बताया गया था, जैसे एक वेक्टर है, इसका इकाई है 5 यूनिट, और दूसरा एक और वेक्टर है, इसकी भी इकाई है 2 यूनिट। अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो नेट वेक्टर का जो परिमाण है वो कितना हो जाएगा, 5 + 2 दैट इज 7 यूनिट। मतलब अगर वेक्टर समान दिशा में होते हैं तो जुड़ जाते हैं, अगर वेक्टर विपरीत दिशा में होते हैं तो घट जाते हैं। तो ये एसिड है, ये भी एसिड है, दोनों समान प्रवृत्ति के हैं, इसलिए इसके मिली तुल्यांक अगर हम लिखें, HCl के मिली तुल्यांक कितने होंगे, तो आप बोलोगे N1 में V1 से गुणा कर दो, 0.1 में 200 से गुणा कर दो, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो HCl के मिली तुल्यांक कितने हैं, 20। अगर हम पूछें कि HNO3 के मिली तुल्यांक कितने हैं, HNO3 के मिली तुल्यांक कितने हैं, तो आप बोलोगे N2 × V2। N2 0.2 है, V2 का मान 500 है, इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। मतलब HCl के मिली तुल्यांक 20 हैं, HNO3 के 100 हैं। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो दोनों के मिली तुल्यांक जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों समान प्रवृत्ति के हैं। मान लो ये अम्ल होता और ये क्षार होता तो फिर घट जाता, बड़े में से छोटा घट जाता। अभी फ़िलहाल ये दोनों प्रवृत्ति के हैं, दोनों सेम प्रवृत्ति के हैं, तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, N3V3। N3V3 मतलब नया वाला मिलाने के बाद नई वाली नॉर्मलता, नया वाला आयतन बराबर क्या हो जाएगा, N1V1 + N2V2। क्लियर है। दोनों समान प्रवृत्ति के हैं, इसलिए दोनों के मिले तुल्यांक जुड़ गए। अब देखो N3 तो हमें निकालना है। हाँ, V3 का मान कितना है, 700। N1V1 का मान कितना आया था, 20। और N2V2 का मान कितना आया था, 100। इसको जब आप जोड़ोगे तो 120 और 700 को डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 6/35। ये हमारा क्वेश्चन क्या है, 0.1 नॉर्मल 200 ml HCl के विलयन में 0.2 नॉर्मल 500 ml HNO3 विलयन को मिलाया गया। तो ज्ञात करो परिणामी विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। ज्ञात करो परिणामी विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। आंसर आ गया 6/35। अब यहाँ से आगे नया क्वेश्चन है, देखो लिखा है, यदि इस विलयन में जल मिलाकर विलयन का आयतन 1 लीटर कर दिया जाए। यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन हो गया, पिछला वाला। अब देखो, यदि इस विलयन में, अब इस विलयन में नॉर्मलता कितनी है, 6/35, ठीक है। और इस विलयन की आयतन कितनी है, तो आप बोलोगे 700। पहले से तो यही था,
भाई अब जो विलयन बना है उसका आयतन कितना है 700 और इसकी नॉर्मलता कितनी है 6/35। अब लिखा है यदि इस विलयन में जल मिलाकर आयतन 1 लीटर कर दिया जाए तो विलयन की नॉर्मलता क्या हो जाएगी। तो नॉर्मलता N4 हमें नहीं पता, हाँ मगर ये जरूर पता है कि आयतन कितना कर दिया 1 लीटर, मतलब 1000 मिलीलीटर कर दिया। तो आप बताओ फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, N3V3 बराबर N4V4। इसमें आप मान रखिए N3 का मान कितना है 6/35, V3 का मान कितना है 700, N4 का मान निकालना है और V4 का मान कितना है 1000। इसको काटोगे तो ये 20 बार घटेगा, तो N4 कितना हो जाएगा 120/1000। सॉल्व करेंगे तो 0.12 हो जाएगा, मतलब जो दूसरा विलयन जल मिलाने के बाद जो विलयन मिलेगा उसकी नॉर्मलता कितनी हो जाएगी 0.12 हो जाएगी। इस तरीके से हम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। उम्मीद है आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं नॉर्मलता और मोलरता में संबंध क्या होता है। ठीक है, सवाल आप लगाइएगा, मैं आपको फिर बोल चुका हूँ बहुत सवाल लगाने हैं, ये सवालों का पार्ट है और सवाल ही सवाल आपको लगाने हैं। जितने सवाल आप लगाएंगे उतनी अच्छी आपको कॉन्फिडेंस आएगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। देखो अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चल रहे हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध है। देखो मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि Na2CO3 का एक विलयन है जिसकी मोलरता है 0.3, मोलरता कितनी है 0.3, और हमसे पूछा है कि इसी विलयन की नॉर्मलता का मान कितना होगा, नॉर्मलता का मान कितना होगा। ध्यान से समझना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और खूब पूछा जाता है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में खूब क्वेश्चन आते हैं नॉर्मलता मोलरता इन सबसे रिलेटेड। ये मैंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया है कि Na2CO3 का एक विलयन है जिसकी मोलरता कितनी है 0.3, नॉर्मल विलयन तो वही है, बस हमें मोलरता की जगह क्या लिखना है नॉर्मलता लिखना है। तो हमको क्या आना चाहिए कि नॉर्मलता और मोलरता में संबंध क्या होता है। ठीक है, हम नॉर्मलता को कैसे मोलरता में बदलते हैं, मोलरता को कैसे नॉर्मलता में बदलते हैं, तो ये चीज़ हमें आनी चाहिए। तो देखो हमने जो चीज़ सीखी हुई है मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। देखो नॉर्मलता बराबर क्या होता है, पदार्थ की ग्राम्य मात्रा बटे तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन, मिलीलीटर में दिया है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। ये होता है नॉर्मलता का सूत्र। इसी तरह से आपने मोलरता का भी सूत्र पढ़ा है। मोलरता क्या होता है, पदार्थ का ग्राम्य भार बटे विलेय का अणु भार, विलयन का आयतन अगर मिलीलीटर में दिया है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये आपको पता है, मतलब आप जानते हो नॉर्मलता का सूत्र ये है और मोलरता का सूत्र ये है। अब अगर हम समीकरण 1 में समीकरण 2 से डिवाइड कर दें तो बताओ क्या हो जाएगा, नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर W × 1000 बटे E × V, और यहाँ W बटे M डैश 1000 बटे, यहाँ इंटू कर दो 1000 बटे V इन मिलीलीटर, ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा देखो, ये हमने सूत्र नॉर्मलता का लिख दिया, मोलरता का लिख दिया। अब देखो W से W कैंसिल हो गया, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, V से V कैंसिल हो गया और बाकी चीज़ें रेसिप्रोकल हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर M डैश जाएगा ऊपर और E हो जाएगा नीचे। ये M डैश क्या है, आप बोलोगे विलेय का क्या है अणुभार, और E क्या है विलेय का क्या हो गया तुल्यांकी भार। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा फॉर्मूला, N × E बराबर M × M डैश। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार बराबर मोलरता गुणा अणुभार। तो आपको जो याद रखना हो वो याद रखिए, ये याद कर लीजिए या फिर ये याद कर लीजिए या फिर ये याद कर लीजिए, एक ही चीज़ है, 3 तरह से लिखी हुई है।
तो ये होता है नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। अब इस संबंध को मैं वहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। देखो Na2CO3 की मोलरता कितनी दी हुई थी, 0.3, नॉर्मलता निकालनी थी, ठीक है। अब बताओ Na2CO3 का अणुभार तो आप निकाल सकते हो, कैसे? Na2CO3 का अणुभार हम कई बार निकाल चुके हैं, 2 Na है, 1 कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, 23 होता है, 12 होता है, 16 होता है, 23 + 12 + 3 × 16, इसको जोड़ोगे 106 आएगा। तो Na2CO3 का अणुभार कितना होता है, 106। तुल्यांकी भार, ये एक लवण है, Na2CO3 एक लवण है, और इस लवण का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं ये आपने सीखा है। फिलहाल तुल्यांकी भार होता कितना है, तो आप बोलोगे इसका तुल्यांकी भार होता है 53। सॉल्व कर दो तो नॉर्मलता कितना हो जाएगा, 0.3 × 106 अपॉन क्या हो जाएगा, 53 बराबर कितना हो जाएगा, 0.6। मतलब इस Na2CO3 की मोलरता अगर 0.3 है तो नॉर्मलता कितनी हो जाएगी, 0.6 हो जाएगी। कर लोगे इसे। अब यहाँ पर एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखो नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर है अणुभार बटे तुल्यांकी भार। अगर ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन करने के बाद मैं अलग से बता रहा हूँ, ठीक है, मैं सॉल्व यहीं पे कर रहा हूँ। तो यहाँ लिखोगे एसिड एंड बेस, अम्ल तथा क्षार के लिए, अम्ल तथा क्षार के लिए क्या होता है, अणुभार बटे तुल्यांकी भार। ये जब हम निकालेंगे, अम्ल के लिए निकालें या क्षार के लिए निकालें, तो ये बराबर एक संख्या आती है जिसको हम बोलते हैं n, और ये n क्या होता है, तो आप बोलोगे n होता है अम्ल की क्षारकता या फिर क्षारक की अम्लता। ध्यान से समझ लेना ऐसे। देखो लवण के लिए तो आपको ऐसे करना है सॉल्व। मान लो हमें कोई क्वेश्चन इस तरह से दें, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि HCl है, इस HCl की नॉर्मलता 0.3 है, तो आप बताओ इस HCl की मोलरता कितनी होगी। या क्वेश्चन है H2SO4, इस H2SO4 विलेन की मोलरता 0.2 है, तो आप बताओ इसकी नॉर्मलता कितनी होगी। तो देखो ये HCl क्या है, अम्ल है। या तो आप इसी तरीके से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। और अगर जल्दी जल्दी सॉल्व करना हो, जैसे हम H2SO4 वाला सॉल्व कर देते हैं। देखो आपको क्या बोला गया है, H2SO4 की मोलरता कितनी है, 0.2। तो देखो नॉर्मलता बटे मोलरता होता है ना, तो नॉर्मलता आपको निकालनी है, मोलरता कितनी है, 0.2 बराबर अणुभार बटे तुल्यांकी भार को क्या बोलते हैं, अम्ल की क्षारकता। H2SO4 कितने H+ का त्याग करता है, 2 का त्याग करता है, तो इसकी क्षारकता कितनी है, 2। तो इसकी जो नॉर्मलता है वो कितनी हो जाएगी, 0.4। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को कर लेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हमको मोलरिटी दी हुई है 0.2, तो उस मोलरिटी को हम नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, अम्ल की क्षारकता और क्षार की अम्लता। देखो ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। जब मैंने आपको तुल्यांकी भार सिखाया था उसी समय पर ही सिखा दिया था। अम्ल की क्षारकता होती है कि कोई अम्ल जितने H+ आयनों का त्याग करता है उसको बोलते हैं अम्ल की क्षारकता, और कोई क्षार जितने OH- का त्याग करता है उसको बोलते हैं क्षार की अम्लता। देखो ध्यान से कर लो बेटा, मैं कई बार बोल चुका हूँ आप सभी लोगों से कि इसको अच्छे से देख लो। कुछ लोग इतने ओवर कॉन्फिडेंस हैं कि उन लोगों को अगर ये कह दिया कि ये टॉपिक 11th का है तो फिर तो वो पढ़ने ही नहीं है, ठीक है। ऐसे बच्चों के जब नंबर एक्सपेक्ट करते हैं वो 100 आउट ऑफ 100, और जब नंबर आते हैं ना 60 मार्क्स 62 मार्क्स, या ऐसे बच्चे जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं और जब वो कर नहीं पाते हैं तब उनको पता चलता है कि कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी। मैं आपसे कहता हूँ, तो आपके लिए कहता हूँ, मेरे लिए कोई एक्सपेक्ट मत करो। मैं आपसे कह रहा हूँ क्योंकि मुझे 2 टाइम पढ़ाना नहीं पड़ेगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप यहाँ देख लो, मगर कान पे जूं नहीं रेंग रही है। खैर मर्जी आपकी है। इस तरह से आपको ये नॉर्मलता मोलरता के क्वेश्चंस को आपको करना था, ये आपने कर लिया, ठीक है। ध्यान से समझना, नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार बराबर मोलरता गुणा अणुभार, ये सूत्र तो मेन फॉर्मूला है।
ये आम्ल पर भी लगाओ, क्षार पर भी लगाओ, ठीक है, लवण पर भी लगाओ, सब जगह ये फॉर्मूला लगने वाला है। मगर अम्ल और क्षार के क्वेश्चन को अगर जल्दी जल्दी सॉल्व करना है तो आप सूत्र याद रख लो कि नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर n, नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर n, और n क्या है, अम्ल की क्षारकता या क्षार की अम्लता। इस तरह से हम फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो अब आपकी वर्क शुरू होता है। अब आपका जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और आपको टॉपिक अच्छे तरीके से आने लगेगा। मेरी तरफ से जितना हो सकता था वो मैंने आपको बता दिया। एक लास्ट टॉपिक छोटा छोटा बचा हुआ है, उसको और देख लेते हैं। देखो, विलयनों की सांद्रता में हमने अभी जस्ट पहले टॉपिक पढ़ा, भार आयतन संबंध। अब हमारा जो नया टॉपिक है उसका नाम है सी पार्ट में आयतन आयतन संबंध, आयतन आयतन संबंध, जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप इसको ऐसा देखो, जैसे हम दो लिक्विड को मिलाते हैं, लिक्विड लिक्विड को ही मिला रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एथिल अल्कोहल है, ये फॉर्मूला किसका है, एथिल अल्कोहल का, और इसमें हमने मिला दिया जल, वाटर मिला दिया, ठीक है। और एक विलयन तैयार किया जिसको हम बोलते हैं 5% V/V। तो इस 5% V/V का मतलब है, इसमें हमने विलेय कौन सा लिया है, जो कम मात्रा में होता है उसको बोलते हैं विलेय। तो हमने विलेय लिया है एथिल अल्कोहल, और विलायक क्या ले लिया है, जल, ठीक है। तो ये 5% V/V क्या इंडिकेट करता है, C2H5OH का आयतन बराबर हो जाएगा 5 ml, और उसके बाद लिखेंगे विलयन का आयतन। विलयन का मतलब दो चीज़ें, C2H5OH और H2O, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये बनेगा टोटल विलयन का आयतन। विलयन का आयतन कितना हो जाएगा, 100 ml। तो अगर कोई पूछ ले जल का आयतन कितना है, H2O का आयतन कितना है, तो बता सकते हो। 100 में से एथिल अल्कोहल का आयतन घटा दो, तो हमारा H2O का जो आयतन है वह कितना आ जाएगा, 95 मिलीलीटर। कर लोगे ना, ये इसका इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस को ध्यान से समझ लीजिए। फिर भी अगर आपको उसकी परिभाषा सीखनी है तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या, ठीक है। या कुछ लोग इसको 100 मिलीलीटर नहीं लिखते हैं, तो लिखते हैं 100 आयतन। अब आयतन मिलीलीटर में भी हो सकता है, लीटर में भी हो सकता है, जनरली हम मिलीलीटर में सॉल्व करते हैं, इसलिए हमने इसकी सिंपल सी परिभाषा बना दी है कि 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या को आयतन प्रतिशत सांद्रता कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। इसे V/V से व्यक्त करते हैं। और अगर इसका आपको सूत्र बनाना है तो आप क्या लिखिएगा, नीचे साइड लिखिएगा आयतन प्रतिशत सांद्रता बराबर विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, और गुणा क्या हो जाएगा, 100, क्योंकि प्रतिशत है ना, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब इस पर हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन है 20 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल में जल मिलाकर
500 मिलीलीटर आयतन कर लिया गया, ज्ञात करो इसकी आयतन प्रतिशत सांद्रता क्या होगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो जनरली ज़्यादा उपयोगी नहीं है, इसलिए ज़्यादा हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप बताओ आयतन प्रतिशत आपको निकालना है, लिख लीजिएगा। विलेय का आयतन, एथिल एल्कोहल का आयतन कितना है 20, और आयतन कितना बना लिया गया 500, गुणा क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 4%, और आगे क्या हो जाएगा V/V। इस तरह से कर लोगे से। तो इस तरह से हम लोगों को आयतन संबंध को पढ़ना था, आपने पढ़ लिया। इतनी सारी चीज़ें पढ़ाने के बाद एक चीज़ हम आपको पढ़ने के लिए आपके लिए छोड़ रहे हैं, उसका नाम है फॉर्मलता। ये हमने नहीं पढ़ाया है, ये हम चाहते हैं कि आप पढ़ें, आप खुद से सीखें, तो आप इसको सीख ले जाओगे। तो आप सभी लोग अच्छे से इस वीडियो को देखने के बाद खूब सारी प्रैक्टिस करोगे। जितने क्वेश्चन आप लगा सकते हैं उतने ज़रूर लगाइए। नहीं बनते हैं कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं आपके लिए क्वेश्चन कर दूंगा। बट प्रैक्टिस चाहे आप अपने से करें या मेरे से देख के करें, बट प्रैक्टिस ज़रूर करें, तब आपको ये चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको शेयर किया करो, सब्सक्राइब सभी कर लो, तभी आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेगा। कुछ लोगों की जो ढूंढने की आदत है ना, कि वो पहले टीचर का नाम लिखते हैं, वे ढूंढते हैं, मगर सब्सक्राइब नहीं करते। खैर आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको टाइम वेस्ट करना ही अच्छा लगता है तो आप टाइम वेस्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइक कमेंट किया करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।